हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बेसिस से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें जो अभी 28 को वीकली लाइव टेस्ट होता है रोजगार विद अंकित में, उसका मैथ सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें हमने बताया है कि कम से कम समय में और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन हमारे सामने। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। इसकी हम शुरुआत करेंगे। इसको ले लेते हैं हम क्या, 2x और 3x। दो संख्या ले लेते हैं 2x। पहली संख्या में क्या जोड़ना है, 5 घटाना है, 2x - 5 अपॉन 3x। दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो जोड़ देते हैं 6। इस तरह से इनका अनुपात बनता है 5:12। अब इनका कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा बाद में 24x - 12×5 = 60 बराबर, यहाँ से आएगा 5 × 15x और यहाँ से आएगा प्लस 5 × 30। यहाँ से 15x से ये 24x है, इस साइड जाएगा तो कितना आएगा 9x। और यहाँ ये 30 है, ये 60 है, इस साइड आएगा तो क्या है ये 90। तो x बराबर क्या आएगा 9 × 90, x बराबर 10 आ जाएगा। तो हमारी दोनों रियल संख्याएं कितनी बनी, एक थी 2x, एक 3x हमने माना था, x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, x बराबर 10। तो रियल जो नंबर है हमारे पास तो 2x और एक 3x। अब इसमें x बराबर 10 आ गया तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से कराएंगे तो ये कितना हो गया 20, और यहाँ से 10 से कराएंगे तो कितना हो गया 30। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में जब 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब इनका रेशियो लेना है तो 14 × 28 और ये हो जाएगा 19 तो 38, तो 14:19, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। नेक्स्ट है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर/आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर/घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने पर कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ से मानते हैं हम x मानते हैं और y मानते हैं। तो y होती है हमारी स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल। अब यहाँ y को लेते हैं हम धारा की चाल। जब नाव हमारी धारा की दिशा में जा रही होती है तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाया करते हैं। इस तरह से x + y ये आता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और x - y जब धारा की विपरीत दिशा में होती तो धारा की विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 19 किलोमीटर/आवर और धारा की चाल 3 किलोमीटर/आवर है। तो अब अगर हम धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने पर, तो धारा की दिशा में कितना जाना है 88 किलोमीटर। तो यहाँ से x + y कितना आ जाएगा 19 + 3 आएगा 22 किलोमीटर/आवर। और धारा की विपरीत दिशा में क्या आएगा 19 3, जो कि आएगा 16 किलोमीटर/आवर। इस तरह से जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो दूरी कितना दिया हुआ 88 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 88 किलोमीटर, और स्पीड से भाग करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा तो 22 चौक 88, 4 घंटे तो ये हो गए। अब इसको जाना है धारा की विपरीत दिशा में कितना 24 किलोमीटर।
तो 24 किलोमीटर देखेंगे तो ये 24 किलोमीटर ये हुआ, और धारा की विपरीत दिशा में क्या चाल है, 16 किलोमीटर पर आवर। 16 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और इसके बाद 16 4 4 8, तो 8 जाएगा, 8/16 तो 1/2 और आएगा, तो इस तरह से 1.5 आवर ये निकल कर आएगा। तो टोटल टाइम पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो 4 घंटे ये हुए और 1.5 घंटे ये हुए, तो 4 1 5 5.5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम कि 425 रुपये में बेचा गया, कब, जब 15% की छूट दी गई। मान लेते हैं हम अंकित मूल्य है 100%। अब इसमें छूट दी गई 15% की, तो छूट देने के बाद क्या आएगा, अंकित मूल्य में छूट देने के बाद हमें मिला करता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 15 85%। 85%, ये 85% क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। 425 हमें दिया हुआ है रियल वैल्यू, 425 रुपये में बेचा गया है, ये भी विक्रय मूल्य है। तो 85% बराबर हो जाएगा 425 के। इस तरह से अगर हम इसका 100% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा अंकित मूल्य। और कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम 100% देखें कि अंकित मूल्य निकालने की बात करें तो आएगा 425 अपॉन 85 इंटू 100, ये होगा अंकित मूल्य। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि अंकित मूल्य पर ही बेचता, छूट ना देता, तो उसको 125% का लाभ होता। मतलब कि ये जो वैल्यू आई है तो 125% के बराबर है। हमसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ से करेंगे 425 अपॉन 85 इंटू 100, ये हुआ अंकित मूल्य। अब ये 125% के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लेंगे अपॉन में 125, और हमें क्या चाहिए 100%, मतलब कि क्रय मूल्य चाहिए। तो इधर से 100 से गुणा करा लेंगे। अब इससे काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 5 40, 55 25, ये 85 से 85 कट गया, तो ये 4 बचा, ये 100 बटा। इस तरह से कितना है 400 रुपये क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकेंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, सेकेंड में बताना है हमें। तो यहाँ से जब कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो अपनी भी दूरी पार करती है, प्लस उस जो पुल की या ब्रिज की लंबाई होती है उसको भी पार करती है। इस तरह से 33 सेकेंड में रेल ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो यहाँ से आएगा 440 मीटर, जो कि हमारे पुल की लंबाई है, प्लस 220 मीटर उसकी खुद की लंबाई है। तो कुल दूरी उसने तय की 660 मीटर, और कितनी देर में तय की है, 30 सेकंड में। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस है 660 मीटर और टाइम है हमारा 33 सेकेंड। तो 33 दूनी 66, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड ये स्पीड आ गई इसकी। तो कह रहे 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। तो 350 मीटर पुल की लंबाई हो गई, प्लस 220 मीटर उसकी है, तो 350 कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 350 प्लस 220, यहाँ से 0 7 3 2 5, 570 मीटर। अब टाइम निकालना है हमें, तो स्पीड से भाग देना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड की। इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से 0 से 0 जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28.5। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 800 से 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। इसके लिए हमें 800 से 900 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो कि 34 से भी विभाजित हो और 51 से भी विभाजित हो। तो इसकी वजह से जब पूरी विभाजित होगी जो संख्या, उस पर 19 जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगी कि जो कि 19 शेष दे। तो यहाँ से इनको ऐसी संख्या निकालने की जो कि 34 से भी विभाजित हो और 51 से विभाजित हो, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 34 और 51 का लेना पड़ेगा एलसीएम। जो 34 और 51 का होगा एलसीएम, 34 और 51 का लेना पड़ेगा एलसीएम, तो जो कि होगा 70 से अगर लेंगे तो 7 3 34, 7 3 51, तो ये 3 2 17 से काटा तो 17, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो इस 17 और 2 गुणा 3, तो एलसीएम आएगा 17 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 7 6 102 एलसीएम। अब जब हम 800 से 900 के बीच में पहुंचना है तो इसमें 8 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 816। 816 ऐसी संख्या होगी जो कि 34 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 51 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमें क्या 19 शेषफल प्राप्त करना है, 816 में 19 जोड़ देंगे, 9 6 15 2 3 835, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं में x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 43 75 तथा 29 86 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योग अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या से d से भाग दिया जाए तो शेष 2361 प्राप्त होता है। संख्या d का मान क्या है। यहाँ पे क्या था कि d अलग अलग दिया जाए, जब अलग अलग भाग दिया जा रहा था तो एक में शेष बच रहा था 43 75 और एक में बच रहा था 29 86। अब जो एक्स वाई डिविडेंड थे तो उनको क्या कर दिया गया, जोड़ के फिर भाग दिया गया है, तो शेष बना है 2361। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 2986 प्लस 4375, 6 5 11 8 7 15 1 16 9 3 12 1 13 4 2 6 1 7 73 61 61। और जब भाग कितना, जब दोनों को जोड़ के भाग दिया जा रहा है तो 2361 बच रहा है शेषफल। तो 2361 और 73 61 इसको जब माइनस कर लेंगे ये निकल कर आएगा 0 0 0, यहाँ से आएगा 5000, जो कि संख्या डी का मान है 5000। इस तरह x प्लस वाई को जोड़ लिया और जो अब शेष बच रहा है तो उससे हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, जिससे हमें डी का मान मिल गया, क्योंकि यहीं से ये निकाला जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट, एक डीलर 20,000 अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% के दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक क्या होगा। तो यहाँ पे डीलर कितने में खरीदता है, 20,000 में कोई अंकित मूल्य पर खरीदता है। अब 20% और 5% क्रमिक छूट दी हुई है, तो छूट निकालने का क्या होता है, तो दो छूटें हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये होता है। तो यहाँ से 20 और 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5/100, तो यहाँ से आएगा 20 5 25 और 25 20 5 100, 100 से 100, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से आएगा 24% की छूट मिलेगी। 20,000 में हमें दो क्रमिक छूट पर क्या होगा, 24% की छूट मिली। तो 20,000 में जब 24% की छूट करोगे तो कितना आएगा निकल कर, 20,000 24 को छूट करोगे तो ये आएगा 76/100। यहाँ से 00 से 00 चली जाएगी, 200 है और ये 76 है, तो 6 12 2 14 1 15, तो आएगा 15,200 रुपये। अब उसने 15,200 खरीदी और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 1800 रुपये। तो उसका कुल क्रय मूल्य मान लीजिए कितना होगा, इसका होगा 15,200 रुपये उसने खरीदा प्लस 1800 रुपये उसने खर्च किए, तो 15,200 ये 1600 16 1 17, 17,000 रुपये हो गया उसका क्रय मूल्य खर्च। अब उसको क्या है कि 20,000 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 20,000। अब लाभ
तो जब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ हुआ 17,000 और 20,000, तो लाभ हुआ हमारा 3,000 का। अब पूछा है कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ 3,000 है अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 17,000 इंटू 100। यहाँ से भाग करके देखेंगे तो 17 एक बार में जाएगा, 17 और 30 है तो 17 3 20 13, तो 130 के आसपास बन रहा है। तो 17 का 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 7 बार जाएगा, फिर आएगी दशमलव। अब देखते हैं हम किस में है, ऑप्शन अगर मैच कर जाता है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 17 दशमलव में आ तो रहा है, एक में हानि हो रही, एक में लाभ लिखा हुआ है। तो हमें क्या है, हमें तो लाभ हुआ है, तो जो कि होगा ऑप्शन नंबर है हमारा सी, 17.65% लाभ। क्योंकि यहाँ 17 तक हमने निकाल लिया है, 17 दशमलव आएगा कुछ, तो यहाँ से हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है कि 20 संख्याओं का अगर औसत देखें तो p है, मतलब कि सभी 20 संख्याओं के पास वैल्यू p है। अगर एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा सोचना ये है कि जब 20 संख्याओं का औसत कितना था, p था। अब जब 58 से उसको बदल दिया गया तो अब कितना प्रत्येक संख्या में, कितना पहले p था प्रत्येक संख्या के पास, अब कितना हो गया, 2 कम हो गया। 2 कम हो गया मतलब कि 19 संख्याओं से 2 कम हुआ, तो कितना हुआ, 19 गुणा 2, और यहाँ हो गया 19 2 38, कुल कलेक्शन उनके कितना हुआ, 38। और वो संख्या जो 58 से प्रतिस्थापित की गई है तो उसका भी कितना, 2 कम हुआ होगा। जो मतलब ये सीधे सीधी बात है कि जो नई संख्या आई है तो उससे 2 कम है, तभी सारे एक नंबर में 2 कम हो गया। तो यहाँ से जो नंबर जिससे प्रतिस्थापित किया गया है तो यहाँ से 58 से बदला गया तो वहाँ पे कितना रहा होगा, 2 कम किया गया है तो उसमें भी 60 रहा होगा। ये 2 जो कम हुआ तो क्यों कम हुआ, क्योंकि वो वैल्यू औसत से ज़्यादा रही होगी और अपने पास जो उसके पास एवरेज मेंटेन करने के बाद जो आया होगा तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। जब वो संख्या गई तो अपने से अपना 2 सबसे ले गई, तो अपने पास उसने लगभग कितना रख रखा होगा, 60 रख रखा होगा। क्योंकि 2 सब में कम हो रहा है तो 58 2 60। इस तरह से हमारी जो संख्या आएगी तो 8 6 3 9 98 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें रटा हुआ है कि 10% है अगर तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 33.1% होती है। तो 33.1% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1324 रुपये। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि क्या होती है, 100%। तो 100% हमें बताना है। 1324 अपॉन 33.1 इंटू 100। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसका जब 4 बार गुणा करेंगे, 4 3 12 तो ये पूरा 4 बार में काट देगा इसको, तो इससे आ जाएगा 4000। राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 4000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 1.40 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। 80 अंडे परिवहन में टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपये में बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। पहले तो हम क्या है, लाभ हानि में तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। हम पहले क्रय मूल्य को कहते हैं CP।
1.40 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन। 40 दर्जन मतलब कि कितने हो गए, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, 40 दर्जन में कितने 12 गुणा 40। अब एक अंडा कितने का है 1.40 रुपये का, 1.40 रुपये। तो इस तरह से कुल क्रय मूल्य कितना बनेगा, 4 बरचों का 48, 480। 480 अगर यहाँ से हम दशमलव हटा लें तो अपन 100, तो इस तरह से आएगा 48 गुणा 14, यहाँ से आएगा 14 अट्ठे 112, 112 और 11 हाथ से लगी, 14 चौको 56, 56 57, 57 एक 57 और 10 जोड़ेंगे तो 67, 672 रुपये उसका जो है CP क्रय मूल्य बना। अब कह रहा है कि 80 अंडे परिवहन में टूट गए, तो कुल अंडे कितने थे, बरचों का 48, 480 कुल अंडे। अब 80 अंडे जो है परिवहन में टूट गए, तो कितने बचेंगे अंडे, 480 माइनस 80, कुल बचे अब अंडे 400। अब कह रहा है कि प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपये में बेचा जाए। अब विक्रय मूल्य की बारी आई। अब हमारे पास अंडे हैं कुल, अंडे हमारे पास कुल 400, अब बेचना कितने का है 1.60 रुपये का। तो यहाँ से देखेंगे तो 16, और यहाँ से देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना बना, 16 चौको 64, 64 मतलब कि 640 रुपये। अब क्रय मूल्य 672 रुपये, उसका विक्रय मूल्य कितना है 640। तो विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा होता है तो लाभ होता है क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य कम है तो यहाँ पर हानि होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हानि, तो हानि भी कितने की हुई, तो हानि देखेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 672 का और विक्रय मूल्य 640 का। तो यहाँ से हानि निकल कर आई 40 30 70, तो यहाँ से आई 32 रुपये, 32 रुपये की हानि आई। अब पूछा है उसने हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, हानि हुई तो हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हानि प्रतिशत, तो हानि हमें हुई है 32 की, क्रय मूल्य कितना है 672 इंटू 100। अब यहाँ से करेंगे 672 को 3200 से भाग करेंगे, तो 6 तेक 18, जो कि 4 या 5 बार जाएगा। तो अगर 4 से कराएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, 24 2 26, 5 से कराएंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 35 36, 5 छक्का 30 33, तो 5 से हो जाएगा ज़्यादा, 33 तक पहुंच जाएगा। इस तरह से 4 बार जाएगा, और 4 बार में हानि में कौन सा है, हानि 4 सही, हानि 4, तो ये हानि में जो 4 बार जा रहा है ना, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल करते समय ऑप्शन जरूर ध्यान रखा करिएगा, इससे हमारा टाइम बच जाता है कि हमें पूरा सॉल्व नहीं कर पाना, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है। यहीं पे देख लो कि हमें ये अंदाज़ा चल गया था कि 4 बार जाएगा या 5 बार जाएगा। जब हमने इस 672 को 5 बार गुणा कराया तो 3200 उसमें ज़्यादा जा रहा था 5 बार में, तो इस तरह से हमें 4 बार, तो 4 बार में, और हमें ये भी पता है कि हानि हो रही है, तो लाभ वाले को तो यहाँ से देखना ही नहीं है, हानि देखना है। तो हानि 4 बार में जा रहा था, इसमें 3 बार में जा रहा है, तो यहाँ 4 बार में मिल के बस, इसके बाद पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट लिखा हुआ कि समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और, क्वेश्चन है समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी के मिश्रण के अनुपात क्रमशः 3:1, 7:1 और 11:5 हैं। तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में पलट दिया तो उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। यहाँ से अब देखते हैं मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। तो यहाँ पे 3 कंटेनर हैं, 3:1 और 7:1, 11:5। तो यहाँ सबसे पहले है इनकी मात्राओं को बराबर करना, 3 1 4, 7 1 8, 11 5 16। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 16 है, यहाँ पर देखेंगे तो 8 है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 है। इनकी मात्राओं को बराबर करना, ये 16 है तो इस पर भी 16 करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, इसको 4 से गुणा कराएंगे तब ये 16 होगा। तो अब मात्राएं होगी बराबर,
तो 4 का इधर किया है तो इधर भी इसमें भी 4 का करना पड़ेगा, 4 इधर 2, अभी 16 है ही। तो अब नया देखेंगे तो 4 दिए 12, 12:4, यहाँ से देखेंगे तो 2 7 14, 14:2, यहाँ से देखेंगे तो 11:5। मिल्क वाटर सभी मिल्क जो है सभी मिल्क को जोड़ लेंगे तो 12 और 4 16, 16 10 26, 26 27 37, 37 मिल्क। अब वाटर जोड़ लेंगे तो 4 2 6, 6 5 11, 37 11 मिल्क वाटर। तो उसने पूछा कि पानी और दूध का अनुपात, तो पानी और दूध का मतलब वाटर और मिल्क, तो 11:37 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ता बनाने की लागत 2 प्रति वर्ग मीटर हो तो रास्ते का बनाने में कुल कितनी लागत आएगी। इस तरह से आयताकार हमारी आकृति कैसी होती है, इस तरह से होती है ये। अब इसने दे रखा है कि 50 मीटर लंबाई इसकी, 50 मीटर लंबाई, ये लंबाई होती है जो सबसे लंबी होती है, लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी दी रखी है, 30 मीटर। अब इसके चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो चलो रास्ता बना देते। अब इसके चारों ओर रास्ता बना देते हैं 10 मीटर चौड़ा। ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ये हो गया। अब हम ऐसे करते हैं इसको कि मान लो कि ये इसको बढ़ा लिया, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया। तो पहले इसकी लंबाई कितनी थी, अब हमें मान लीजिए कि एक आयत ये मिल गया, 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 इस तरह से 4 आयत मिल गए। इस तरह से हम रास्ते की जो चौड़ाई के क्षेत्रफल है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे पहले लंबाई कितनी थी, इतनी लंबाई थी हमारी 50 मीटर। अब ये 10 और बढ़ गई और ये 10 और बढ़ गई, तो 50 50 कितना हुआ, 70। एक आयत ऐसे निकल के आ गया ये वाला, और सेम आयत एक नीचे ये है इसी के माप का। तो 50 इधर, 10 इधर बढ़ी, 10 इधर बढ़ी, कितना हो गया, 70 हो गया। और ये वाली चौड़ाई कितनी है, 10 ही है। और इस तरह की आयत कितने हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये। तो इनका जब क्षेत्रफल आएगा ना तो 2 आयत का निकालना पड़ेगा। अब आयत दो जो आयत बने, ये एक आयत ये बना, ये और ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे देखेंगे इस तरह से 30 चौड़ाई थी, 30 ये बनी रहेगी, और ये वाली चौड़ाई रास्ते की चौड़ाई कितनी थी, 10। इसमें भी 2 आयत मिल रहे हैं, एक ये है, एक ये है। तो टोटल हमारा जो है इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, वही रास्ते की चौड़ाई, वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ से करेंगे 70 गुणा 10, और कितने, 2 आयत का निकालना है हमें, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 700। तो इस तरह से कुल आया 1400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 30 गुणा 10 गुणा 2, तो 300 600 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1400 मीटर स्क्वायर इधर है और 600 मीटर स्क्वायर यहाँ पर है। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल, तो 1400 प्लस 600, 14 6 2000 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा है, 2 प्रति वर्ग मीटर से खर्चा बनता है, तो इसमें करेंगे 2000 गुणा 2 रुपये। इस तरह से कुल खर्चा बनेगा 4000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट, किसी धन पूर्णांक को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे n को 7 से विभाजित करते हैं तो क्या आ रहा है, 2। अब 2 बन रहा है, और किससे, इनमें से किससे विभाजित करें कि जिससे
जो शेषफल है 0 प्राप्त हो। तो यहाँ पे 2 तो बन मिल ही रहा था। अब अगर n में हम 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, तो 7 पूरे अपने आप को पूरा काट लेगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा n+5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वरुण के वेतन का वरुण के अलावा, कह रहा है वरुण के वेतन का वेतन के अलावा उसकी आय से अनुपात ज्ञात करें। तो वरुण के वेतन का क्या है, 42,000 है वेतन। अब किससे अनुपात ज्ञात करना है, वेतन के अलावा उसकी आय से अनुपात क्या है। तो वेतन के अलावा उसकी आय क्या है, पहले तो वो देखते हैं। 7500 रुपये उसको एरियर मिलता है और बोनस मिलता है 1240 रुपये, और ओवर टाइम कितना है 1500 रुपये। ये जोड़ लेते हैं, 7500 रुपये हुआ एरियर, 1240 हुआ बोनस, और 1500 रुपये हुआ उसका ओवर टाइम का। इस तरह से 4 0 4 5 5 10 2 12, एक हासिल आएगी, 7 2 9 10, 10,240, 10,240। अब ये हमें अनुपात बताना है। इसको काटेंगे तो ये 0 से कट जाएगा, और इसके एक बार 4 से काट लेते हैं तो 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 4 छंग 24। यहाँ से करेंगे तो ये 00 25 बार में जाएगी, और गुणा 42। अब ये सिर्फ 2 से और कट सकता है, तो 128 अनुपात ये है 21 गुणा 25। तो 25 एकम यहाँ से आएगा 21 गुणा 25, तो 25 एकम 25 तो हासिल, तो 25 2 50, 25 2 52, 525, और ये 128। आंसर होगा 525 अनुपात 128, 525/128, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखते हैं, वार्षिक आधार पर गणना की जाती है, तो 2 वर्ष में 10% के हिसाब से देखेंगे तो 21% होता है। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, 4 वर्ष का। तो 21% प्लस 21% प्लस 21 गुणा 21/100। यहाँ से आएगा 42, 21 कितना हुआ 42, और 21 गुणा 21 प्लस 441/100। तो 42 4 से हुआ 46, 46.41% 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बनती है 4 वर्षों में। अब 29,282 ही कोई राशि हो गई है, मतलब कि 100% बढ़ के इसमें ब्याज भी शामिल है। तो कितना होगा 146.41%, जो कि बराबर होगा 29,282 के। अब पूछा है कि उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। पहले तो हमें वो राशि निकालनी होगी। तो राशि निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें 100% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे 100% निकालने के लिए 29,282 अपॉन 146.41 इंटू 100। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो 00 बनेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 00, इधर बढ़ा ली हमने 146.41। अब 2 बार में 41 दूनी 82, 14 2 28, लगभग ये 146.41, इसको 2 बार में पूरा काट ले रहे हैं, ये 2 बार में आएगा। तो यहाँ से राशि निकल कर आई, ये 10,000 है, तो ये 20,000 निकल कर आई। जब 2 से गुणा कराएंगे तो 20,000 आएगा। तो उसी राशि को दोगुना करने पर, तो दोगुना 20,000 का दोगुना कितना होता है 40,000। दोगुना करने पर समान ब्याज दर से, ब्याज दर कितनी है 10% हो गया, और 5 वर्षों में साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100। P हमारा हो गया 40,000, R हो गया 10, 5 समय कितना हो गया 5। तो यहाँ से देखेंगे ये 00 से ये 00 काट लिया, तो 400, ये 1 0, 4,000, 5 को 20,000 ब्याज बनेगा 5 साल में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट
हमारे सामने क्वेश्चन है, अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% तथा गणित में औसत अंक 90% है। विज्ञान और गणित में उसके संयुक्त औसत अंक 84% है। यदि विज्ञान में जॉन के कुल 54,000 हैं तो जॉन के गणित में कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ हम समझ में आता है कि ये हमारा क्वेश्चन जाएगा एलिगेशन पर। तो यहाँ से देखेंगे तो औसत गणित में, मैथ में और यहाँ पर साइंस, तो 80% है और 90% किस में है, साइंस में। और जो संयुक्त औसत कितना है, 84। जो एलिगेशन में क्या होता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है मिड वाली, तो ये 80, ये इसके और इसके बीच में आनी चाहिए। 80 और 90 के बीच में 84 है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम रेशियो लेंगे तो 80 84, तो ये 4 का आया। यहाँ से 84 और 90, तो यहाँ 6 आया। तो रेशियो होगा 3:2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो यहाँ पे मैथ का दिया हुआ है विज्ञान, यदि विज्ञान में जॉन, यहाँ पर विज्ञान का दिया हुआ है, यदि विज्ञान में जॉन के कुल अंक 54,000 हैं तो जॉन के गणित में कुल अंक, तो 54,000 अनुपात अगर 2 का दिया हुआ है 54,000, तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर एक बराबर आ गया 27,000, तो हमें कितना मैथ का निकालना, मैथ का रेशियो कितना है 3, तो 27,000 गुणा 3, 27,000 गुणा 3, तो करेंगे 27 3 81, 81,000 अंक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने समय में करेगा। ए कितने दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 36 दिन में और बी कर सकता है उसको 45 दिन में। तो शेष 36 और 45 का एलसीएम लेंगे तो बनेगा ये 180। 80 ये जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो 36, तो ये जाएगा 5 बार, 36 पंचे 180, 36 पंचे 180, ये जाएगा 5 बार। 45 और 180 तो करेंगे, ये जाएगा 4 बार। तो यहाँ से कह रहा है कि उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो 2 दिन का उनका काम कितना होगा, ए प्लस बी आया, ए प्लस बी, 5 4 9, एक दिन में ये दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 गुणा 2, कुल इनके 18 काम। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा जाके 180 में 18 माइनस करेंगे तो 162। ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, 162। ए बी एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम करता है। तो 162 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 4 चौको 16, 40 बार तो यही हो गया, 40 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा डी, 40.5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 से भाजक है। यहाँ हम देखते हैं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n और पावर मतलब n अगर इवन होता है तो ये a माइनस बी से भी डिविजिबल होता है और a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है। और a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर n बराबर ऑड है तो ये डिविजिबल होता है सिर्फ a माइनस बी से। तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर ऑड है। अगर यहाँ पर 1 भी लगा लेंगे तो वो भी ऑड संख्या है, यहाँ 15 भी ऑड संख्या है। तो ये डिविजिबल होगा किससे, a माइनस बी से। तो a कितना है, a बराबर है 49 और b बराबर है हमारा 1। a माइनस बी कितना आ जाएगा, 49 माइनस 1 48। तो 48 से भाजक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा, तो जो कि 48 से भाजक होगा। अब यहाँ से देखते हैं 8, तो 48 तो है नहीं, 48 नहीं है तो 48 का मल्टीपल, 48 का मल्टीपल है 8, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। उसकी मासिक बचत 12,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि होती है और व्यय में 2,000 की कमी होती है तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक सिस्टम ये होता है कि आय, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
मतलब ये इनकम है, आय इनकम, ई एक्सपेंडिचर प्लस ये एस क्या है, सेविंग। तो एक्सपेंडिचर खर्चा और जो बचत होती है उसका सम होता है इनकम। तो यहाँ पे दिया है 17, आय दी हुई है 17 और उसका व्यय दिया हुआ है 14। तो यहाँ से मान लेते हैं हम 17x प्लस इसका जो व्यय है 14x प्लस मासिक बचत उसकी सेविंग रुपए में दी हुई है तो कितनी, 12,000 रुपये। तो यहाँ से जब इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, 14 17x है तो 3x आएगा, 3x बराबर 12,000 रुपये की। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 4,000 रुपये। अब पूछा है उसने कि यदि मासिक आय में, तो आय कितनी है 17 और रियल में 17x है तो 17x की वैल्यू और 14x की वैल्यू, तो 17x बराबर हमारा आ गया 4,000, 17 चौको 68,000 आई, इनकम उसकी 68,000 है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर खर्चा की तो 14 चौको 56,000 रुपये उसका पहले का खर्चा था। अब कह रहा है कि यदि मासिक आय में 10,000 रुपये की वृद्धि होती तो 68,000 पहले थी, अब 10,000 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी इनकम हो जाएगी, 78,000 रुपये होती है। और व्यय में 2,000 की कमी होती है। एक्सपेंडिचर पहले कितना था 56,000, अब कितना 2,000 की कमी करनी है उसमें, तो अब व्यय हो जाएगा उसका 54,000। तो कुछ है उसकी आय और व्यय का नया अनुपात क्या होगा। तो आय, नई आय कितनी है 78,000 और उसका नया व्यय कितना है 54,000 रुपये। तो 78,000 और 54,000 का अनुपात लेंगे तो 3 जीरो हैं, तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 78 और 54 का अनुपात लेते हैं तो यहाँ से बनेगा, यहाँ हम काटते हैं 6 से, तो 6 से हो जाएगा 6 कम 6, 6 तेक 18 और 6 नाम 54, 13:9 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा 13:9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट, पाइप ए और पाइप बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट पर खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोला जाता है। पाइप ए टंकी को खाली करेगा। तो यहाँ से देखते हैं पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। तो ये क्या है, पाइप भरी हुई टंकी को 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो इधर खाली करने वाले दिन को माइनस ले लेते हैं, 36 और 45 मिनट में। सी अकेले टंकी को 15 मिनट भर सकता है, तो ये 15 मिनट में भर सकता है। सी जो है हमारा भरने वाला है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा लगभग 36, 45, 15 का होगा एलसीएम 180। ये टोटल जो है 180 हो गई टंकी की क्षमता। तो 36 को जब 180 में करेंगे तो कितना आएगा, -5, ये खाली करने वाला है। 45 180 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस का 4। अब ये सी इसके प्लस में आएंगी क्योंकि ये भरने वाला है। तो 15, 15 दूनी 30, 12 आया। अब कह रहा है कि यदि बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, बी -4 है और सी कितना है 12, तो प्लस का कितना बना, -4 प्लस 12। अब कितना 15 मिनट के लिए चलाते हैं बी प्लस सी को। तो यहाँ से आएगा 8, 15 × 120, माइनस का 4 है प्लस का 12 है तो प्लस का 8 बचेगा, तो 15 से 120 काम हो गया। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोला जाता है। अब ए माइनस खाली करने वाला है, तो ए टंकी को खाली करेगा, कितने मिनट में खाली करेगा, 120 भरी गई है, 120 लीटर मान लो भरी गई है। अब इसकी ए की, अब उन दोनों को बी और सी को बंद करके ए को खोला जाता है। तो ए 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा है, तो 120 खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इससे 5 से भाग दे लेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपने ये वीकली लाइव टेस्ट दिया होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को दोबारा देख रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि अगला नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर